हेलो एवरीवन। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे लैग्रांजियन डायनामिक्स। लैग्रांजियन डायनामिक्स पढ़ने के लिए उससे पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी होती हैं, जो कि कंस्ट्रेंट होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जो कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि बॉडी की जो लिमिटेशन होती है, उसके मोशन की जो लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन की वजह से क्या-क्या डिफ़िकल्टी आती हैं एंड उस डिफ़िकल्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होता क्या है? द लिमिटेशन ऑफ द मोशन ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट एंड द मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये मोशन कर रहा है, यानी ये अगर लीनियर मोशन कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये लीनियर मोशन कर रहा है, तो इस मोशन में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये केवल एक्स एक्सिस के अबाउट ही मोशन कर सकता है, वाई के अबाउट इसका मोशन नहीं पॉसिबल है। अगर जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोशन देखें तो ये भी नहीं पॉसिबल है। यानी कि इसके मोशन में हमने कुछ लिमिटेशन लगा दिया है कि इस पार्टिकल का जो मोशन है, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, केवल एक्स एक्सिस के अबाउट ही पॉसिबल है। तो ये जो लिमिटेशन होता है, इसी लिमिटेशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। और इस लिमिटेशन के अंडर में रहकर अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यानी कि ये लीनियर मोशन कर रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। यानी कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को फॉलो करते हुए वाई और जेड एक्सिस में मूव न करते हुए ये ऑब्जेक्ट केवल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये लिमिटेशन को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उस मोशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या है कि ये जो हमारा पेंडुलम होता है, वो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है। इसमें लिमिटेशन हम क्या लगाते हैं कि जो इसमें हमने स्ट्रिंग यूज किया होता है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ इसकी क्या है, लिमिटेशन है। इस स्ट्रिंग की लेंथ से ज्यादा ये पेंडुलम कभी भी नहीं जा सकता है। यानी कि इसका लिमिटेशन हमने लगा दिया, जो कि लिमिटेशन क्या है, इसकी लेंथ है। तो यही हमने लिखा है कि सिंपल पेंडुलम में लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। और इस सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, ये मोशन किसके थ्रू डिफाइंड होता है, केवल एंगल के थ्रू डिफाइन होता है। जैसे कि अगर ये हमारा पेंडुलम है, ये क्या करता है, एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन करता है, तो या तो ये इधर जाएगा या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। वेरिएशन इस पेंडुलम में जो अगर हो रहा है, तो केवल एंगल का वेरिएशन हो रहा है, तो लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। अगर हम इस लेंथ को क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अगर हम किसी तरह से अगर कट कर देते हैं, तब इसमें कोई मोशन हो, लेंथ को अगर कट कर देते हैं तब इसमें कोई मोशन नहीं होगा। यानी कि इसका लिमिटेशन जो है, वो लिमिटेशन क्या है, एल है, लेंथ है। दूसरा क्या है, एग्जांपल लेते हैं कि एक बीड, बीड यानी कि जो हमारा मोती होता है, अगर वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग पे अगर उसको क्या कर दिया था, स्ट्रिंग में अगर उसको स्ट्रिंग में अगर या फिर थ्रेड में उसको अगर लगा दिया जाता है, तो वो जो हमारा बीड होता है, वो केवल इस थ्रेड के अबाउट ही या तो एक्स डायरेक्शन या तो माइनस एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये केवल आगे या फिर पीछे केवल एक ही डायरेक्शन में क्या मूव कर सकता है, या तो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन एक्स के या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस लिमिटेशन को कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है जो कि नेगेटिव हो सकता है, फिर पॉजिटिव हो सकता है, तो इस लिमिटेशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं कि इस कांस्टेंट के इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट को हम लिखेंगे कैसे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम क्या है कि एक्सिस को फिक्स किया और एक बॉब लिया, बॉब को एक स्ट्रिंग से क्या कर दिया, बांध दिया। इस बॉब का हम मास को मानेंगे m है,
बॉब की लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ को हम एल मानेंगे। इस पॉइंट को हम सपोज करेंगे कि पॉइंट पी है एंड दिस इज पॉइंट ओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी वी विल सपोज दैट एक्स एंड वाई। पीछे जैसा कि हमने बताया है कि जो हमारा लेंथ एल है, जो हमारा लेंथ एल है, यही एल क्या है, कांस्टेंट है। इस लेंथ को अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ओपी ओपी वेक्टर को अगर हमको फाइंड करना है, दिस वैल्यू विल बी लेंथ, यही हमारी लेंथ होगी। और ओपी डिफाइन कैसे होगा, इसका जो वैल्यू होगा, हमने कोऑर्डिनेट माना है एक्स एंड वाई, और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 0 एंड 0। तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज एल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल, दिस इज अंडर रूट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको अगर हम आगे लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम देखेंगे फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जो हमने कंस्ट्रेंट बताया अभी कि इसका लिमिटेशन क्या है कि एल है, इस लेंथ से बाहर कभी ये बॉब हमारा नहीं जा सकता, यानी कि जो हमारा ये सॉलिड है, जो हमारा मास है, जो ऑब्जेक्ट है, इस लेंथ को कभी ब्रेक नहीं कर सकता। अगर ब्रेक कर देगा तो मोशन हमारा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा। तो जो कंस्ट्रेंट होते हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि जो एल हमारा लिमिटेशन हमने लगाया है कि एल से ज्यादा ये बॉब हमारा नीचे नहीं जा सकता है, तो इस लेंथ को जो कॉज है, जो इस लेंथ को क्या कर रहा है, अपने अंदर बांध के रख रहा है, अपने लिमिटेशन में बांध के रख रहा है, वो जो कॉज होता है वो एक टाइप का फोर्स होता है। चाहे वो फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा बाब है, इसमें जो लेंथ में जो लिमिटेशन लग रहा है कि इसकी लेंथ न बढ़ सकती है, घट तो सकती है बट बढ़ नहीं सकती है, इसकी लिमिटेशन है, इससे आगे वो जाके मूव नहीं कर सकता, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कॉज है उस वो कॉज क्या है, टेंशन है। ये कॉज क्या है, टेंशन है। टेंशन ये जो इस बॉब को क्या कर रहा है, एक टाइट करके इसको रखा हुआ है, ताकि ये बॉब क्या है, अपने एक फिक्स पोजीशन में क्या है, सिचुएटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि all the constraint that follow a force, that force is called force of constraint। यानी जितने भी कंस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक फोर्स को फॉलो करते हैं। अभी हमने बताया फोर्स कुछ भी हो सकता है, या फिर टेंशन हो सकता है, या फिर फ्रिक्शन हो सकता है। तो वो जो हमारा फोर्स होता है, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ कंस्टेंट, जिसको कौन फॉलो करता है, हमारा कंस्टेंट फॉलो करता है। एग्जाम्पल है हमारा यही सेम सिंपल पेंडुलम। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट। कंस्टेंट जो होता है वो कई कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ है। एक होता है होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। उसके बाद होता है ज्योमेट्रिकल काइनेमेटिकल कंस्टेंट, वो हम आगे देखेंगे। पहले अभी हम देखते हैं होलोनोमिक कंस्टेंट क्या होते हैं और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट क्या होते हैं। होलो होलो का मतलब होता है कि कंप्लीट। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। होलोनोमिक कंस्टेंट जो होता है, इट इज अ कंस्टेंट sorry if a constraint, sorry I am sorry, एक बार फिर देखते हैं। if a constraint can be represented by f r1 r2 r3 dash 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 t is equal to 0, then it is called then it is called holonomic
कांस्टेंट मतलब क्या है कि अगर कोई भी कांस्टेंट ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें से इक्वलिटी का साइन दिया हो, जिसमें साइन कैसा हो, अगर हम इक्वेशन बनाए, अगर हम फोर्स आप कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अगर हम लिखें और वो इक्वेशन क्या हो, इक्वलिटी के फॉर्म में हो, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे जो हो सकता सिंपल पेंडुलम का ही। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। This is force due to gravity mg, coordinate xy, mass is m and length is l. This is a fixed point O. अगर हम यहाँ से इसको पॉइंट P मानते हैं, अगर OP के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो OP की जो वैल्यू होगी दिस इज लेंथ, यही हमारी लेंथ है, और OP का जो वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू एल। इसको हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको आगे अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है इज ये इक्वलिटी के फॉर्म में लिखा गया है, इक्वेशन इक्वलिटी के फॉर्म में लिखा गया है। तो यानी कि जो हमारा ये पेंडुलम का एग्जांपल हुआ, ये कैसा हमारा कांस्टेंट है, इसका लेंथ जो हम लगा रहे हैं ये एक होलोनोमिक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कैसा है, जो लेंथ हमारा लिमिटेशन है, जी बॉब को क्या कर रहा है, एक लिमिट में रख रहा है कि इसको इस लेंथ से बाहर नहीं जा सकता है। तो एल हमारा जो कांस्टेंट है, एल इज ए होलोनोमिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, तो इट इज अ कांस्टेंट, लिखेंगे इफ अ कांस्टेंट कैन नॉट retain in the form of f r1 r2 r3 dash t इक्वल टू 0। अगर इक्वल 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो फॉर्म ये हो सकता है कि f r1 r2 r3 डैश 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 t ग्रेटर इक्वल 0 और f r1 r2 r3 t लेस इक्वल 0। ये हमारा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का क्या एक कंडीशन है। अगर हमारा इक्वेशन इन इक्वलिटी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, इन इक्वलिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हम क्या करें कि मोशन ऑफ पार्टिकल placed on the surface of a sphere having radius a, ठीक है। तो अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहें तो r
इज ग्रेटर इक्वल टू ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं और आर माइनस ए ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पे हमने साइन जो यूज किया है वो इनइक्वलिटी है, इन इक्वलिटी। ये कैसे हुआ है वो देखते हैं। ये हम सपोज करते हैं कि स्फेयर है, ठीक। इस स्फेयर पे मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है। इस स्फेयर का जो हमने रेडियस एज्यूम किया है दैट रेडियस इज ए, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है एक। इस पार्टिकल के जो मोशन का रिस्ट्रिक्शन है, अगर इस पे मूव कर रहा है, एक बॉल समझिए, बॉल पे क्या करते हैं, अगर हम एक पार्टिकल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, किसी स्टोन को रखते हैं, अगर इसको हम इस पे मूव कराएं तो स्टेन इस स्टोन के पास कई सारे चॉइस हैं। या तो ये स्टोन इस सरफेस में मूव करे, अगर ये सरफेस में मूव करता है, केवल केवल स्टोन अगर सरफेस में मूव करता है तो उस केस में जो हमारा आर पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि दिस इज अ पोजीशन वेक्टर आर, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा दिस विल बी इक्वल टू ए, यानी कि वो रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा। बट इस स्टोन के पास एक और ऑप्शन है कि हमारा क्या करे, मूव करते करते क्या करे, इस स्फीयर से बाहर चला जाए, यानी कि जो हमारा रेडियस हो, ठीक, वो इस पोजीशन वेक्टर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। कहने का ये मतलब है कि अगर ये हमारा रेडियस है, रेडियस वेक्टर आर है, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम इसका लिमिटेशन है, जिस जो कि स्फीयर का क्या है, रेडियस है, दिस इज ए। तो इस स्टोन के पास एक कंडीशन है, एक चॉइस है कि स्टोन क्या कर सकता है, इस स्फीयर से क्या हो सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो हमारे आर की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ए। आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस वेक्टर, यानी कि स्टोन अगर इस पोजीशन पे चला गया है तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ए। यानी कि इस इक्वेशन को हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया। या तो इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा रेडियस वेक्टर से क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि r इक्वल टू ए हो सकता है, या फिर इसके पास एक और चॉइस है कि ये क्या हो सकता है, स्फीयर से बाहर भी जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, r इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी इसमें यूज किया। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया एक नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब इसके बाद से हम देखेंगे होलोनोमिक हो गया, नॉन होलोनोमिक हो गया। इसके बाद से एक और टर्म्स आता है कि होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल एंड काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल एंड काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ये क्या होता है, अगर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अगर केवल पोजीशन को बताता है, केवल किसकी बात करेगा, पोजीशन की बात करेगा, लिखेंगे तो अगर इफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट involves only position, then constraint is said to be geometrical constraint, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा एग्जांपल है जो कि बहुत सारे लॉ को डिफाइन कर देता है। पेंडुलम, इसके नीचे ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटी काम करेगी, विच इज इक्वल टू mg, दिस इज द
fixed point O, and the length of pendulum is string is L. इसको अगर हम L को लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। अगर इस हम पेंडुलम की बात करते हैं, यानी इस बॉब की अगर हम बात करते हैं, तो इस बॉब का जो पोजीशन होगा, इस बॉब का अगर कोई पोजीशन होगा, वो पोजीशन जो डिस्क्राइब हो रहा है या तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब हो रहा है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। यानी इसके पोजीशन को अगर हम बताना चाहें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हम बताना चाहते हैं। और ये जो कंस्ट्रेंट है, ये लेंथ जो इसका कंस्ट्रेंट है, ठीक, इसके हेल्प से अगर हम इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है वो केवल एक्स और वाई है। यानी कि ये केवल पोजीशन की बात कर रहा है, ये वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, इसमें कहीं भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है। तो इस कांस्टेंट को हम, ऐसे कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। इसके बाद से आता है काइनेमेटिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट है काइनेमेटिकल कांस्टेंट। सेम वैसे ही, अगर कोई इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट है, अगर वो वेलोसिटी को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी उस इक्वेशन में वेलोसिटी का टर्म आता है, तब वैसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं काइनेमेटिकल कांस्टेंट। इफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व या वेलोसिटी, ठीक, देन it is said to be kinematical constant. Then it is said to be kinematical constant. इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे हमारा क्या है? कोई एक स्फीयर है। स्फीयर आई मीन की बॉल हम समझ सकते हैं। अगर ये बॉल क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस पे क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। तो और एक चीज और देखते हैं कि इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, ठीक, और एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा इंटू आर इस डायरेक्शन में होगी। अगर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अगर हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट हम लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। दिस टर्म कंटेन वेलोसिटी, दिस टर्म कंटेन वेलोसिटी, सो दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिकल कांस्टेंट। उसके बाद काइनेमेटिकल कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम दो तरीके से बताने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ constraint is not considered, अगर हम कंस्ट्रेंट को कंसीडर ना करें तब डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे बताएंगे कि इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ independent variable which describe
It is the minimum number of independent variable which describe the system compatible is called constant is called degree of freedom। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कोई पार्टिकल है, कि हम क्या करते हैं, पार्टिकल लेते हैं, उसका मोशन को हम देखते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट hence डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है, एक हमारा पार्टिकल है, अगर इसको हम एक बॉक्स में क्या कर दें, इनक्लोज कर देते हैं, इस पार्टिकल को अगर हम बॉक्स में इनक्लोज करते हैं तो इस पार्टिकल के बाद केवल 3 चॉइस है। या तो ये पार्टिकल कोऑर्डिनेट माने दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। इस पार्टिकल के बाद चॉइस है या तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव करे, या तो वाई डायरेक्शन में मूव करे, या फिर जेड डायरेक्शन में मूव करे। तो फॉर वन पार्टिकल एक कंडीशन लिखेंगे कि फॉर वन पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर हम टू पार्टिकल की बात करेंगे तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए है जो कि एक्स वाई एंड जेड है। क्यों, ऐसा क्यों कि अगर हम बोल दें कि ये पार्टिकल है वो केवल एक्स और वाई प्लेन में है, ये पार्टिकल केवल एक्स और वाई प्लेन में अगर मूव करने के लिए फ्री है तब इसके पास केवल 2 ही चॉइस हैं, ये या तो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है या फिर वाई डायरेक्शन में जा सकता है। तब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा, अगर केवल एक पार्टिकल की बात करें इन 2D में, इन 2D सॉरी इन 2D फॉर वन पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक, फॉर 3 पार्टिकल 2 इंटू 3 ये 6 होगा। फॉर n पार्टिकल 2 इंटू n यानी कि 2n होगा। अगर यही हम n पार्टिकल के लिए अगर 3 डायमेंशन में देखने जा रहे हैं, n पार्टिकल के लिए अगर हम 3 डायमेंशन में देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब ये 3 इंटू n यानी कि 3n हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछता है
कि पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड है, अगर हमसे ये पूछता है कि पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड है कि वो केवल 2 डायमेंशनल प्लेन में या फिर केवल एक प्लेन में अगर ये मूव कर सकता है एक्स और वाई प्लेन में, तब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल कर देंगे। अगर यही हमसे पूछता है 100 पार्टिकल के लिए, 100 पार्टिकल की अगर बात करता है तो 2 इंटू 100 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या हो जाएगा 200, जितना चाहे उतने पार्टिकल के लिए 1000 पार्टिकल की बात करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 2 इंटू 1000 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2000 हो जाएगा। इन जितने भी कंडीशन को अभी हमने देखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, या अगर 2 डायमेंशन की बात करें या फिर 3 डायमेंशन की बात करें, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालने के लिए कांस्टेंट को कहीं भी हमने एज्यूम नहीं किया है, यानी कि कोई भी लिमिटेशन हमने नहीं लगाया है कि इस ऑब्जेक्ट का या फिर बॉडी का जो मोशन है वो केवल एक्स प्लेन में हो रहा है, वाई में हो रहा है, या फिर ये क्या हो रहा है एक्स के अबाउट इसको फ्रीज कर दिया जा रहा है, केवल वाई और जेड के अबाउट इसको मोशन होने के लिए फ्री किया जा रहा है। अगर हम क्या करें कंस्ट्रेंट को भी कंसीडर करें, इफ कंस्ट्रेंट इज कंसीडर्ड, अगर कंस्ट्रेंट को हम कंसीडर करते हैं उस केस में अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको अगर निकालना हो तो उस केस में हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है। तो इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डंबल। एग्जांपल ऑफ डंबल, डंबल यानी कि जो जिम वाला डंबल होता है हम उस डंबल की बात कर रहे हैं। डंबल डंबल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए इस पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं कि दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड। ये हमारा एक पार्टिकल है और एक दूसरा सेकेंड पार्टिकल है। इसके लिए अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो तो यहाँ पे कुछ कंस्टेंट को हमको देखना पड़ेगा, जो कि कंस्टेंट क्या है, इसके बीच का पोजीशन। अगर दोनों जो इसके वेट हैं, इसके दोनों वेट को अगर हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो दोनों पार्टिकल के बीच का जो हमारा सेपरेशन है या उसके बीच का जो गैपिंग है वो क्या है हमारा फिक्स है। तो ये जो फिक्स गैपिंग है, सपोज करिए कि दिस इज अ एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या है एक्स है और एक्स हमारा क्या है ये फिक्स है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कांस्टेंट को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो फॉर डंबल अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं, जैसा कि एक हमारा पार्टिकल है एक दूसरा पार्टिकल है, दोनों को अलग अलग हमने पार्टिकल माना है, और अगर ये डंबल 3 डायमेंशनल स्पेस में, अगर ये डंबल क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस में फ्री है मूव करने के लिए, तो इस केस में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें तो वो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इंटू 2 बिकॉज ऑफ कि हमारा जो डंबल है उसमें केवल 2 पार्टिकल हैं और 3 किस लिए यूज हुआ है कि ये 3 डायमेंशन में अगर मूव करता है, और इसमें एक कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है इसके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है वो फिक्स है, यानी कि एक कंस्ट्रेंट यूज हुआ है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो डंबल के लिए जिसमें हमने कंस्ट्रेंट को क्या किया है एज्यूम किया है, इस केस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 5 आ रहा है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर उसमें कंस्ट्रेंट को हम एज्यूम कर रहे हैं या फिर उसमें कंस्ट्रेंट हो सकता है, या फिर ऐसा पार्टिकल जिसमें कंस्ट्रेंट ना हो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं ताकि और अच्छे से हमको समझ में आ जाए कि टू पार्टिकल हैं, टू पार्टिकल के केस में हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक और कि टू पार्टिकल connected by a rigid rod moving freely in a plane। देखिए यहाँ पे हमने अभी बात बोला था पीछे कि या तो हम प्लेन कंसीडर करें या फिर थ्री डायमेंशन स्पेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो प्लेन एक कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में टू पार्टिकल है, एक रिजिड रॉड से क्या है वो कनेक्टेड है। सपोज करिए दिस इज टू पार्टिकल, जस्ट पीछे वाला एग्जांपल है, बस डिफरेंस इतना आ गया है कि हमने इसमें क्या कर लिया है कि एक प्लेन कंसीडर किया है। इस पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन के अबाउट हो रहा है और वो प्लेन कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं हम कि ये प्लेन क्या है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन। इस केस में क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम this will be equal to two dimension space, so 2, this is multiplied by number of particle 2 and the constant we are using is only the separation between this particle। कहने का मतलब यह है ये पार्टिकल में केवल एक ही कांस्टेंट है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, बट this particle cannot move this direction and this particle cannot move in this direction। यानी हमने एक कांस्टेंट इसमें लगा दिया है तो कांस्टेंट को हम सबट्रैक्ट कर देंगे और इसको अगर कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 3। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिल गया वो कितना मिल गया, 3 मिल गया। अगर इस कांस्टेंट के लिए हम इक्वेशन लिखना चाहें तो सपोज करिए कि ये प्लेन है, प्लेन में एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है दिस इज r1, इसका पोजीशन वेक्टर है दिस इज r2 एंड दिस इज r वेक्टर, दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2। इसके कोऑर्डिनेट को मानेंगे एक्स वाई, हम केवल टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सॉरी x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 y2। अगर इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, r12 के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो r दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट, या फिर इसी को लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट फॉर a body, for two particle which are connected by a rigid rod।
दिस। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि और आसानी हो समझने के लिए। एग्जांपल देखते हैं कि एक रिजिड बॉडी लेते हैं जो कि मूव क्या करता है, 3 डायमेंशन स्पेस में मूव कर रहा है। और रिजिड बॉडी इसमें हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। A rigid body moving in 3D स्पेस। तो इस केस में थोड़ा सा देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हमारा आता है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट के में 3 पार्टिकल लेते हैं। हम कोई भी 3 पार्टिकल को एज्यूम करते हैं। दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर पहले के कोऑर्डिनेट को हम देखें x1 एंड y1 z1, दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3 y3 एंड z3। इस केस में अगर हम ए और बी यानी पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, यानी r12, इसके डिस्टेंस को क्या मानिए, r मानिए, फर्स्ट और 2 के बीच में है तो r12। तो अगर r12 अगर हम निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। इसको और लिखें तो आगे अंडर रूट अगर हम हटा दें तो ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। ऐसे ही हमने अभी क्या लिखा है, केवल 1 और 2 के बीच में लिखा है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 1 और 3 के बीच में लिख सकते हैं, और ऐसे ही 2 और 3 के बीच में लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारे कितने इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन बनने वाले हैं। दिस विल 3 इक्वेशन बनेंगे, टोटल 3 इक्वेशन बनेंगे 3 पार्टिकल के लिए। अगर हम इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, रिस्ट्रिक्शन कितने लग गए, 3 लग गए। पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच में हमारा डिस्टेंस फिक्स हो गया, पहले और तीसरे पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो गया, फिर दूसरे और तीसरे पार्टिकल, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, अगर हम केवल 3 पार्टिकल को एज्यूम करते हैं तब। इस केस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम that will equal to for 3 dimensional space and 3 particle and constraint is 3, this will be equal to 6, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आज के लिए हम यही लेक्चर खत्म करते हैं, कल फिर शुरू करेंगे। कल के टॉपिक में हम देखेंगे कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जो हमारा टॉपिक बच गया कि कंस्ट्रेंट की वजह से जो हमारे की दिक्कतें आ रही थी, जो डिफ़िकल्टी आ रही थी, उस डिफ़िकल्टी को हम देखेंगे। फिर उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, रिमूव कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद से उस रिमूवल के लिए जो हमारे पास एक नया टर्म आता है जिसको हम आगे देखेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो उसके हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।